हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का एनकेसी माइंड मेंटर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 11 की हिस्ट्री का दूसरा चैप्टर लेखन कला और शहरी जीवन को समझेंगे। ठीक है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे और ये क्लास इस चैप्टर से जुड़ा हुआ पहला क्लास है। आने वाले टाइम में मैं इससे जुड़े हुए और भी क्लास अपलोड करूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। चलिए वीडियो को क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ना किसी भी चीज के बेसिक को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो देखो चैप्टर का नाम है लेखन कला और शहरी जीवन। तो अचानक से तो हम लोग शहरी जीवन में या फिर लिखना शुरू नहीं कर दिया होगा हमने, है ना। धीरे धीरे हमने चीजों को सीखा होगा। तो वो कैसे हुई इसको आप समझिए सबसे पहले। ठीक है, जैसे कि लिखा हुआ है सभ्यता की ओर संक्रमण। क्या लिखा हुआ है? सभ्यता की ओर संक्रमण। ठीक है, सभ्यता की ओर संक्रमण लिखा हुआ है। अब इसको समझते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या हुआ कि मनुष्य जो था ना, वो पत्थरों का इस्तेमाल करता था। सिर्फ आदि मानव के टाइम में जो मनुष्य है यानी आदि मानव जो है, वो सिर्फ पत्थर का इस्तेमाल करता था। पत्थरों से ही औजार बनाता था, उन्हीं से ही शिकार करता था। फिर मनुष्य ने जो पहली धातु इस्तेमाल करना शुरू करा वो थी तांबा। जब उसने तांबे का इस्तेमाल करना सीख लिया, उसके बाद क्या हुआ, तांबा एक ऐसी धातु है जो बहुत मुलायम होती है, तो पूरी तरीके से वो पत्थर को हटा नहीं पाएगी। अभी भी कुछ लोग पत्थर का इस्तेमाल करेंगे। तो हम पाषाण काल से कौन से काल में पहुंच गए? ताम्र पाषाण काल में। यानी कि जिस काल में सिर्फ पत्थर का इस्तेमाल होता था वो पाषाण काल, और जब तांबे और पत्थर दोनों का इस्तेमाल होने लगा तो वो हो गया ताम्र पाषाण काल। उसके बाद मनुष्य को जरूरत महसूस हुई, यार तांबे और पत्थर का इस्तेमाल कर करके थक गए हैं, अब हमें कुछ ऐसी धातु चाहिए जो बहुत ठोस हो, मजबूत हो, जिससे सारे काम हो सके। तो ऐसे में कांसा बनाया गया, और जैसे ही कांसे का इस्तेमाल करना शुरू किया गया, उसके ही बाद क्या हुआ, कांस्य युग सभ्यता में हम लोग पहुंच गए। और कांस्य युग की सभ्यता ही कौन सी सभ्यता थी? मेसोपोटामिया सभ्यता थी। याद रख लोगे आप। उसके बाद आपसे बार बार पूछते हैं कि शहरी जीवन और लेखन कला जो आपका टॉपिक है, इसकी शुरुआत कहां हुई? तो वो मेसोपोटामियाई सभ्यता में हुई। क्लियर है बात? चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद अब हमें, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि लेखन कला और शहरी जीवन की शुरुआत मेसोपोटामिया से हुई। ठीक है बेटे, तो मेसोपोटामिया का अर्थ हमें पता होना चाहिए। तो मेसोपोटामिया जो ये शब्द है ना, ये यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्दों से। एक है मैसोस और दूसरा है पोटामस। अब हमें मैसोस का मतलब पता होना चाहिए। मैसोस का मतलब होता है मध्य, और पोटामस का मतलब होता है नदी। क्लियर है बात? तो इसका मतलब क्या हुआ, मेसोपोटामिया का क्या अर्थ निकलता है कि वो जगह या वो क्षेत्र जो नदियों के मध्य स्थित हो। और ये नदियां कौन सी हैं? एक है फरात और दूसरी है दजला। मेसोपोटामिया शब्द का इस्तेमाल वर्तमान समय में इराक गणराज्य के लिए किया जाता था। क्लियर हुई बात? आप इसको नक्शे में देखिए तो और बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा। देखिए, ये नक्शा दिया हुआ है आपका। ठीक है, तो ये देख पा रहे हो आपकी ये फरात नदी है भाई, और ये आपकी कौन सी नदी है? दजला नदी है। ठीक है, इन दोनों नदियों के बीच में, इन दोनों नदियों के जो डेल्टा है, उनमें जो क्षेत्र बना हुआ है, उनके माध्यम से जो क्षेत्र बना है वही मेसोपोटामिया कहलाएगा। आगे चलते हैं। एक और नक्शा दिया हुआ है आपकी किताब में, जैसे कि आप बिल्कुल साफ देख पा रहे हैं। हम देखो कितना अच्छे से ये फरात नदी है हमारी, ये दिख रही है फरात नदी, और ये कौन सी नदी है? दजला नदी। तो आपको ध्यान रखना है, यानी कि उल्टे हाथ की तरफ आपकी फरात नदी होगी और सीधे हाथ की तरफ आपकी दजला नदी होगी। अगर मैप में आए तो आप ऐसे ही लिखेंगे। उसके अलावा और भी बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। बेबीलोन है, ठीक है, मारी है, ठीक, उरुक है, उर है, इन सब के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, आपको किसी भी क्षेत्र के इतिहास को समझना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको उसकी भौगोलिक स्थिति का पता होना जरूरी है। तो वैसे ही हम क्या करेंगे, मेसोपोटामिया के बारे में पढ़ेंगे। अब मेसोपोटामिया, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मेसोपोटामिया ये है, तो मेसोपोटामिया को दो हिस्सों में बांट दिया, एक ऊपरी हिस्सा और एक निचला हिस्सा। ऊपरी हिस्सा जो है वो उत्तरी मेसोपोटामिया है, याद रख लोगे, और जो निचला हिस्सा है वो दक्षिणी मेसोपोटामिया है। बात याद रख लोगे ये वाली। तो सबसे पहले उत्तरी मेसोपोटामिया के बारे में समझते हैं। तो उत्तरी मेसोपोटामिया जो है 1100 ईसा पूर्व के आसपास उत्तरी मेसोपोटामिया पर असीरियाई लोगों का राज था। किसका राज था? असीरिया। अब आप पूछोगे असीरिया कौन? वो लोग जो सीरियाई नहीं है वो असीरियाई कहलाएंगे। ठीक है, जिसके बाद इस क्षेत्र को असीरिया कहा जाने लगा। यानी जो उत्तरी क्षेत्र है ना, ये असीरिया कहलाता था जब इस पे असीरिया लोगों ने 1100 ईसा पूर्व में कब्जा कर लिया। इस क्षेत्र में स्टेपी घास के मैदान है भाई। अब सिंपल सी बात है, घास के मैदान होंगे तो खेती करना तो बहुत मुश्किल काम है। यहाँ पर जो सबसे अच्छा व्यवसाय हो सकता है वो कौन सा हो सकता है? पशुपालन का हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो यहाँ पर आप देखोगे कि उत्तरी मेसोपोटामिया में पशुपालन का काम किया जाता था। उसके बाद जो दूसरा मैंने जैसे कि भाग बताया वो दक्षिणी मेसोपोटामिया है। तो दक्षिणी मेसोपोटामिया मेसोपोटामिया सभ्यता में बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है, बहुत महत्वपूर्ण भाग है। ठीक है, इसको ध्यान से समझेंगे। तो दक्षिणी मेसोपोटामिया में भाई के नाम से, किस नाम से जाना जाता था? एक सुमेर नाम है, एक अगध नाम है। क्या नाम है? सुमेर और अकद। ठीक है, 2000 ईसा पूर्व के आसपास दक्षिणी मेसोपोटामिया पर बेबीलोन नाम का एक जगह था, उसने महत्वता प्राप्त कर ली, वो महत्वपूर्ण हो गया। तो इस वजह से दक्षिणी मेसोपोटामिया को बेबीलोन कहा जाने लगा। ये हिस्सा जो है बहुत ही ज्यादा रेगिस्तानी इलाका है। फिर भी आप देखोगे कि यहाँ पर ही सबसे पहले शहरी जीवन प्रारंभ हुआ, क्योंकि जब फरात और दजला नदी उत्तर से दक्षिण की ओर बहती थी
तो अपने साथ बारीक मिट्टी लाती थी, और बारीक मिट्टी लाएगी तो क्या होगा, जिससे यहाँ पर उपजाऊ मिट्टी की परत जम जाती थी। सिंचाई के लिए है ना जल इन नदियों से मिल जाता था, और इस प्रकार से यहाँ पर खेती संभव हो पाई। क्लियर हुई बात। अब मैंने बताया ना अभी आपको, नक्शे में देखो, नक्शे में देखो एक बार, है ना कैसे बह रही है ये नदियां, ऊपर से नीचे बह रही है, ऐसे कर कर बह रही है, ऐसे बहेंगी तो अपने साथ बहुत सारी रेगिस्तानी रेतली है ना बारीक रेतीली मिट्टी, यहाँ पर ये वाला जो इलाका है इस पर बहुत सारी उपजाऊ मिट्टी वो लोग लेकर आ जाती थी। अब क्योंकि ये बहुत सारी अपने साथ बहुत सारी उपजाऊ मिट्टी लेकर आ जाती थी, तो यहाँ पर खेती करना संभव होगा कि नहीं होगा, होगा। और पानी की जो जरूरत है वो किससे पूरी हो जाएगी, आप सब जानते हो दो नदियां बह रही है, कौन कौन सी, फरात और दजला, इन दोनों से पानी मिल जाएगा हमें। तो आशा करता हूं ये वाली बात भी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब हमने समझ लिया कि भाई मेसोपोटामिया वो जगह है जहां पर सबसे पहले शहरीकरण हुआ, और दक्षिणी हिस्सा जो है मेसोपोटामिया का वहां पर सबसे पहले शहरीकरण आया। तो अब समझते हैं शहरीकरण का महत्व, आपकी किताब में जो टॉपिक है उसको। तो हुआ क्या कि 3000 ईसा पूर्व के आसपास मेसोपोटामिया में कांस्य युग यानी कि कांसा जो है वो किससे मिलकर बनती है, तांबा और रांगा से का आरंभ हुआ, जिसकी वजह से इस क्षेत्र में कई शहरों का विकास हुआ, यानी कि शहरीकरण की प्रक्रिया आई। अब शहरीकरण जो है उसके कारण बहुत सारे हैं, जिसमें सबसे पहला है, देखो समझना, शहर बसाने हैं या शहरों को विकसित करना है, ये कैसे हुआ, इसमें सबसे पहला रीजन है मंदिर। कैसे है मंदिर, अब इसको समझते हैं। देखो जैसे फॉर एग्जांपल एक मंदिर है भाई आपका, क्या है, मंदिर। अब यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग आएंगे, बहुत दूर दूर से लोग आएंगे दर्शन करने, वो आसपास के इलाकों में रहेंगे, है ना, चीजों को इस्तेमाल करेंगे, चीजों को खरीदेंगे, बहुत सारी दुकानदारी होगी, व्यापार होगा, होगा कि नहीं होगा। और हम सब जानते हैं जहां पर व्यापार होगा वहीं पर तो शहर होते हैं, होंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। इसके अलावा दूसरा कारण है प्राकृतिक उर्वरता और खदान उत्पादन का स्तर। अब हम सब जानते हैं कि शहरों में जनसंख्या ज्यादा होती है, तो इसका मतलब कि गांव से बहुत सारे लोग कहाँ जाएंगे, शहरों में जाएंगे, जाएंगे कि नहीं जाएंगे। अब यहाँ पर जो खेती करने वाले लोग हैं उनकी संख्या कम हो गई, और जो खेती नहीं कर रहे हैं उनकी संख्या ज्यादा हो गई। तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में जो गाँव में रह गए इन लोगों को ज्यादा उत्पादन करना पड़ेगा, और ज्यादा उत्पादन करेंगे तभी तो इन लोगों की जरूरतों को पूरा करेंगे, तभी तो ये अनाज खा पाएंगे, वरना संभव नहीं है। और वो जब संभव है जब उर्वरता बहुत ज्यादा हो और खाद्यान्न का जो उत्पादन है वो अत्यधिक हो। क्लियर है बात। उद्योगों का विकास होना चाहिए, जैसे तांबा और रांगा, है ना, इनकी वजह से बहुत सारे उद्योग धंधे स्थापित हुए। उन्नत व्यापार होना चाहिए, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि भाई जो औजार है वो जाएंगे कहाँ, शहरों से गांव की ओर, और जो अनाज है वो गांव से शहर की ओर आ जाएगा, इससे व्यापार बढ़ेगा। लेखन कला जरूरी है भाई, व्यापार अगर आपको करना है तो सिंपल सी बात है भाई, है ना, लिखना पड़ेगा आपको। आप लिखोगे कैसे, आपके पास लेखन कला होनी चाहिए, और लेखन कला का विकास होगा तो सिंपल सी बात है शहरीकरण संभव हो पाएगा। इसके अलावा आपके पास बहुत ही अच्छा बढ़िया वाला प्रशासन होना चाहिए। बढ़िया वाला प्रशासन इसलिए होना चाहिए क्योंकि भाई व्यापार होगा उसमें भाई नियम कायदे कानून होने चाहिए, दूर दूर ट्रेड होगा। इसके अलावा है ना हम समझ सकते हैं कि भाई जब पैसा चलाना पड़ेगा, मुद्रा से ही तो लेन देन करोगे, ये सारी चीजें कौन देखेगा, व्यापार से जुड़े हुए नियम कौन देखेगा, माप तौल के नियम कौन देखेगा, ये सब कौन देखेगा, प्रशासनिक व्यवस्था देखेगी। ठीक है, श्रम का विभाजन होना चाहिए। अब श्रम का विभाजन का मतलब समझ लो, देखो अब हम क्या देख रहे हैं, गांव में क्या कर रहे हैं, कुछ लोग औजार बनाकर भेज दे रहे हैं, कहां पर, अब हम क्या देख रहे हैं कि शहर में लोग औजार बना रहे हैं और गांव में भेज दे रहे हैं, ऐसा ही हो रहा है। और गांव से अनाज उगाकर शहर में भेज दिया जा रहा है, तो क्या हो रहा है, ये श्रम विभाजन है। मतलब एक काम बांट लिए हैं और अपना अपना काम लोग कर रहे हैं। इसके अलावा अच्छे वाला परिवहन भी होना चाहिए भाई, और वो नदियों के माध्यम से मेसोपोटामिया में हो जा रहा था, नदियों के माध्यम से आ जा सकते हो ना आराम से। तो इस तरीके से मेसोपोटामिया में वो सारी चीजें मौजूद थी जिसकी सहायता से क्या हो सकता था, शहरीकरण हो सकता था। अब हम समझते हैं कि भाई हमने देखा कि दक्षिणी जो मेसोपोटामिया है वहां पर शहर है। अब शहरों में माल की आवाजाही कैसे होती है, और शहर सारे कहां पर है, दक्षिणी मेसोपोटामिया में है कि नहीं, दक्षिणी मेसोपोटामिया में। आप बोलोगे बिल्कुल है, दक्षिणी मेसोपोटामिया में ही सारे शहर देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, अब चीजों को आगे समझते हैं। देखो अब हमने क्या देखा कि जो दक्षिणी मेसोपोटामिया है वो क्या अपने आप में आत्मनिर्भर हो सकता है, क्या सारी चीजें यहीं उपलब्ध हो सकती है। आप बोलोगे नहीं, हमें हो सकता है कि धातु उपलब्ध ना हो, बहुत सारे कीमती प्रकार के पत्थर उपलब्ध ना हो। जब ये सारी चीजें उपलब्ध नहीं होंगी तो आप क्या करोगे, बाहर से मंगाओगे। तो वो बाहर से कौन सी जगह थी, तुर्की, ईरान, फारस की खाड़ी के पार के जितने भी देश हैं, यहाँ से इस तरीके की चीजों को मंगाया जाता था। अब सामान मंगाओगे तो आपको कुछ देना भी पड़ेगा। और मेसोपोटामिया में क्या हो रहा है, सबसे ज्यादा क्या उगाया जा रहा है, अनाज उगाया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि इनकी उर्वरकता जो है, उर्वर शक्ति जो है वो बहुत अधिक थी, तो इसलिए यहाँ पर खाद्यान्न का उत्पादन कर कहाँ भेज दिया जा रहा है, इन जगहों पर भेज दिया जा रहा है। इससे क्या हो रहा है, दूरी वाले व्यापार भी संभव हो पा रहे हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया कि भाई अगर सिंपल सी बात है व्यापार होगा तो लेखन प्रणाली भी होगी। तो मेसोपोटामिया में आप देखोगे कि भाई 3000 ईसा पूर्व के पास बहुत बड़ी मात्रा में व्यापार होने लगा, कांसा का जब इस्तेमाल किया जाने लग गया। ठीक है,
और इसकी वजह से जो अर्थव्यवस्था थी वो बहुत ज्यादा जटिल हो गई। भंडारों एवं आदान प्रदान का रखने का जो ब्यौरा है वो मौखिक था पहले, क्योंकि अब मौखिक नहीं रह सकते क्योंकि बहुत ज्यादा आ रहा है जा रहा है सामान, तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा और हिसाब किताब में लिखने का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसी वजह से आप देखोगे कि मेसोपोटामिया में लेखन प्रणाली की शुरुआत हुई। चलो आगे चलते हैं। अब देखो मेसोपोटामिया से जुड़ी हुई कुछ बातें आपको याद रखनी है लेखन कला से, और वो ये है कि मेसोपोटामिया के लोग जो है ना वो लेखन कला के लिए मिट्टी की पट्टिकाओं, जैसे कि ये पट्टी का फोटो देख रहे हो आप, है ना, मिट्टी की पट्टिकाओं का इस्तेमाल करते थे और सरकंडे की नोक का इस्तेमाल करते थे। अब देखो कितनी बारीक तरीके से लिखा हुआ है ना। मेसोपोटामिया की जो लेखन कला है उसको क्यूनिफॉर्म कहा जाता है। यूनिफॉर्म जो है वो लातिनी भाषा के शब्द क्यूनियस जिसका अर्थ होता है खूंटी और फोमा जिसका अर्थ होता है आकार से मिलकर बना है। ठीक है, तो क्यूनिफॉर्म जो है किन कौन सी भाषा के शब्दों से मिलकर बना है, लातिनी भाषा के शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात आती है कि भाई लेखन जब कला जो लेखन कला है वो आ जाएगी तो उसके बाद आप क्या क्या चीजें लिख पाओगे, तो इसमें बहुत सारी चीजें, आप दस्तावेजों को का निर्माण कर पाओगे, लिखोगे जब भी तो दस्तावेज बनेंगे। हिसाब किताब रखना व्यापार से जुड़ा हुआ बहुत सरल हो जाएगा, बहुत सुविधाजनक हो जाएगा, है ना। व्यापार में वृद्धि हो जाएगी। अब दूर दूर आपका कितना कहाँ पर सामान जा रहा है तो आप अच्छे ढंग से डिटेल रख पाओगे, कहाँ पर कितना सामान जा रहा है, तो आपके व्यापार में वृद्धि होगी, दूर दूर तक व्यापार कर पाओगे। भंडार का पूरा विवरण होगा, आपके पास क्या क्या है सामान उसको लिख के रख सकते हो। मेसोपोटामिया के साहित्य का विकास हुआ, लिखेंगे भाई, किताबें पुस्तकें लिखेंगे ना, लेखन कला होगी जब तो लिख किताबें, है ना। उसके बाद शासक की शक्ति में वृद्धि होगी। अब शासक जो है अपने आदेश लिखित में जारी कर सकता है। ठीक है भाई, लिखित में जो आदेश होगा सबको मानना पड़ेगा। इसके अलावा सुदूर संबंधों को भी संभव बनाया, आप व्यापार कर सकते हो दूर दूर तक। इससे क्या होगा, वो सिर्फ क्यों संभव है, क्योंकि लेखन कला। आप लिखकर यहाँ से कुछ भेजोगे, वहां से लिखकर कुछ आएगा, है ना, लिखकर आदान प्रदान अपनी बातों को एक्सचेंज कर सकते हो। ये जब ही संभव है जब लेखन कला होगी आपके पास। तो आशा करता हूं आपको ये बात भी अच्छे से समझ में आई होगी। तो आज की इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि आपने इस क्लास से बहुत कुछ सीखा। अगर सीखा तो हमारी इस क्लास को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे होगा क्या, जैसे ही मैं अपनी अगले इस चैप्टर से जुड़ा हुआ नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपसे कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। ठीक है, तो सारी चीजें समझी हमने। मिलते हैं अगली क्लास को, तब तक के लिए बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।